हेलो दोस्तों, ऑर्गेनिक कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम हमारी अंतिम प्रहार सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों, हम अंतिम प्रहार सीरीज के 5 लेक्चर्स को निपटा चुके हैं। अब हमारा अगला लेक्चर है छठा प्रहार, छठा तीर आज हम छोड़ने जा रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने लास्ट के 5 तीरों को अच्छे से स्टडी किया होगा, लास्ट के 5 लेक्चर्स को अच्छे से स्टडी करा होगा। आइए जल्दी से बिना देर किए हुए हम अपने अगले लेक्चर को शुरू करते हैं। अंतिम प्रहार का लेक्चर नंबर 6, PYQ बेस्ड एनालिसिस पे सारे कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में आते हैं, सारी रेलेवेंट बातें क्रिस्टल क्लियर कवर करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हमारा अगला टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है इंडिकेटर्स। दोस्तों PYQ में भर भर के इंडिकेटर पूछे गए हैं, भर भर के इंडिकेटर पूछे गए हैं। MCQ में एक क्वेश्चन आता है या फिर 2 नंबर या 3 नंबर में एक क्वेश्चन इंडिकेटर से बन सकता है। सबसे पहले ध्यान रखो इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर मतलब वो सारे सब्सटेंस जो आपको एसिड या बेस के होने का पता लगाएंगे। कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। आपको अगर कोई सब्सटेंस दे दिया गया है तो आप कैसे पता करोगे कि वो एसिड या बेस है। उसको पता लगाने के लिए जो चीज हमारे पास है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। ठीक है सर, पता चल गया इंडिकेटर तो क्या है। देखो बेटा, 3 तरह के इंडिकेटर होते हैं। एक होते हैं कुछ नेचुरल इंडिकेटर, कुछ होते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर, और कुछ होते हैं जो कि हम सूंघ के पता लगाते हैं जिन इंडिकेटर से, उनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर की। नेचुरल इंडिकेटर में हमारे पास दिख रहा है आपको टर्मरिक है। अब टर्मरिक जो है वो एसिड के अंदर येलो कलर देगा और बेस के अंदर रेड ब्राउन कलर देगा। उसके बाद आ जाओ चाइना रोज पे, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि आपको एसिड के अंदर डार्क पिंक देगा और बेस के अंदर ग्रीन कलर देगा। फिर आ जाओ ऑनियन पे, याद रखो ऑनियन, वेनिला और क्लोव ऑयल, ये तीनों किस तरह के इंडिकेटर है। ये तीनों ही इंडिकेटर आपके हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये तीनों हैं आपके ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी मतलब वो इंडिकेटर जिसमें आप स्मेल से पता लगाओगे कि क्या है एसिड या क्या है बेस। ये तीनों ही एसिड के प्रेजेंस में अपनी स्मेल रिटेन रखते हैं, मतलब जो इनकी स्मेल है वो स्मेल ऐसी की ऐसी बनी रहती है। लेकिन बेस के रिस्पेक्ट में जब भी आप इनके ऊपर बेस डालोगे तो इनकी स्मेल गायब हो जाएगी। तो अगर आपने क्लोव लिया, अगर आपने वेनिला एसेंस लिया, अगर आपने ऑनियन का एक्सट्रैक्ट लिया, क्लोव मतलब लौंग आपने ली, इन तीनों केसेस में अगर आपने बेस डाला और उनकी खुशबू गायब हो गई, इसका मतलब डालने वाली चीज क्या है, बेस है। अगर आपने इन पर एसिड डाला और इनकी मतलब आपने कोई सब्सटेंस डाला और इनकी जो स्मेल है वो रिटेन रही, तो आप क्या बोलोगे कि डालने वाला सब्सटेंस क्या है, एसिड है। इस तरह से आप ये 3 इंडिकेटर रखते हो, ऑनियन, वेनिला और क्लोव। नेचुरल में आपको टर्मरिक ध्यान रखना है और चाइना रोज ध्यान रखना है। यह है केमिकल इंडिकेटर। पहले का नाम है फिनोफ्थलीन और दूसरे का नाम है मिथाइल ऑरेंज। ये आर्टिफिशियली लैब के अंदर प्रिपेयर किए जाते केमिकल्स हैं, उसकी हेल्प से आप पता लगाते हो कि कोई चीज एसिड है या बेस। फॉर एग्जांपल, जब भी आप फिनोफ्थलीन पे एसिड डालोगे तो वो कलरलेस हो जाएगा, जब भी फिनोफ्थलीन पे आप बेस डालोगे तो वो पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज, जब भी इस पे आप एसिड डालोगे तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, ये रेड ऑरेंज हो जाएगा। इसे लिख देता हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा गया है यहाँ पर, आपको ध्यान रखना ये कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, रेड या ऑरेंज, रेड ऑरेंज के आसपास कलर हो जाता है इसका। जबकि जब भी इस पे आप बेस डालोगे तो ये हो जाएगा येलो कलर का। और लास्ट में जो इंडिकेटर बचते हैं उसको आप कहते हो यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब वो इंडिकेटर जो कि एसिड और बेस का पता किसी पीएच स्केल पे नाप कर लगाएं, उसको हम क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। एग्जांपल क्या है, पीएच पेपर। सेपरेटली हम पीएच पेपर को पढ़ने वाले आगे वाले टॉपिक के अंदर। अभी आपको बस इतनी बात ध्यान रखनी है। मास्टर याद कैसे करें, इतनी खतरनाक बात है। देख बेटा, म से आता है मैरी, क्या याद रखेगा तू, MERY, मैरी। में ME से हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज, R से हो जाएगा आपका रेड और Y से हो जाएगा आपका येलो। याद रहेगा दोस्त, मेरी, हाँ तेरी ही, ठीक है, हमारी नहीं, तेरी ही। ठीक है भाई, तो तेरी ही चला ले यहाँ पर। और याद रख ले, जब भी M से मिथाइल ऑरेंज का पूछे तो याद रखना मिथाइल ऑरेंज रेड और येलो देता है। पहले जिसका लिख रहे हैं वो एसिड है और बाद में जिसका लिख रहे हैं वो बेस है। आ जाओ फिनोफ्थलीन पे। फिनोफ्थलीन जो है वो कलरलेस और पिंक देता है। ठीक है, फिनोफ्थलीन कैसे देता है, कलरलेस और पिंक। देखो फिनोफ्थलीन के अंदर एक थैली शब्द आ रहा है, थैली शब्द आ रहा है ना, थैली शब्द, तो मैं इसको थैली से याद रखता हूं। ठीक है, कि थैली जो है, थैली पे होती है कॉपी, क्या होती है, कॉपी काय में होती है, थैली में। कॉपी काय में आती है, थैली। जब नई थैली कॉपी लेके आते हो ना, तो काय में लेके आते हो, थैली में लेके आते हो। ऐसे ही याद कराता हूँ बेटा मैं मेरी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, और ऐसे ही याद रहता है बच्चों को। ठीक है दोस्त, तो थैली में आज से याद के रखना है कॉपी, और थैली मतलब फिनोफ्थलीन की बात चल रही। कौ से क्या हो जाएगा, कलरलेस, और पी से हो जाएगा पिंक। इन तीनों में देखो, क्लोव ऑयल, वेनिला और ऑनियन, इन तीनों के अंदर आपको क्लोव ही ध्यान रखना है। क्लोव की भाई साहब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन है, क्लोव। क्लोव से तो Cl से हो जाएगा क्लोव,
ओ से हो जाएगा ऑनियन और वी से हो जाएगा वेनिला। समझ गए, क्लोव, ऑनियन और वेनिला। और ये बात ध्यान रखना, अब ये बात भी याद नहीं कराओ कि मास्टर हर चीज ही याद करा दो, ठीक है। यहाँ पे भी बताओ मेरी तेरी कुछ ना कुछ नया, यहाँ पर भी बताओ कि कौन थैली में क्या है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बना के दो, ऐसा नहीं होगा बेटा। यह ध्यान रखना, ये एसिड के अंदर हमेशा अपनी स्मेल रिटेन रखते हैं, जबकि बेस में क्या होता है, ये अपनी स्मेल छोड़ देते हैं। याद कैसे रखोगे, क्लोव ही इसका कोरिलेशन है, क्लोव ही इसकी ट्रिक है। क्लोव से Cl से क्लोव, O से हमारा हो जाएगा ऑनियन एक्सट्रैक्ट और V से क्या हो जाएगा, वेनिला। बहुत बढ़िया। दो चीज और बच रही, दोनों नेचुरल इंडिकेटर है, एक का नाम है चाइना रोज और एक का नाम है टर्मरिक। क्या है ये दोनों, नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है दोस्त, नेचुरल इंडिकेटर। ये है हमारे आर्टिफिशियल इंडिकेटर, दोनों मेरी और कॉपी थैली में, आर्टिफिशियल इंडिकेटर मेरी और कॉपी थैली में, ठीक है दोस्त, याद रहेगा। चलो इनकी समझ लो, टर्मरिक जो है वो येलो देता है और रेड देता है, और चाइना रोज जो है वो डार्क देता है। और तो यहाँ पे आपको याद रखना है टायर, क्या याद रखना है आपको, टायर। टर्मरिक देता है येलो एंड रेड, टायर किसकी ट्रिक हो गई भाई, टायर हो गई इसकी, ठीक। अब इसकी पढ़ लेना खुद से, ठीक है, इसकी खुद बना लेना सब थोड़ी बताऊंगा भाई ठीक है, जितनी आती थी मेरे को, जितनी मेरे से बन सकती थी मैंने बना ली और तुमको बता दिया, ठीक है दोस्त। चलो ये ध्यान रख लेना, हो पाएगा बिल्कुल। एक बार मेरे साथ बोलो, नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन है, टर्मरिक है सर। टर्मरिक की क्या ट्रिक थी सर, ट्राई करना है, ट्राई तो करते ही है, किस पे ट्राई करना है, वो मेरी पे ट्राई करना है। मेरी कहाँ बैठी है सर, नीचे बैठी है, वो बाद में आएगी। उससे पहले हमने किसकी बात कर ली, टर्मरिक की हमने बात कर ली, और टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है और उसके अंदर TRY, ये दोनों बातें क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ नेचुरल इंडिकेटर चाइना रोज। चाइना रोज का आपको खुद बनाना है कोरिलेशन, बेसिकली वो देता है डार्क पिंक और ग्रीन, एसिड में डार्क पिंक और बेस में ग्रीन। उसके बाद आ जाओ क्लोव, क्लोव के अंदर क्लोव तो खुद हो ही गया, O से हो गया हमारा ऑनियन और V से हो गया वेनिला, ठीक है। सभी स्मेल रिटेन करेंगे अपनी एसिड के अंदर, सभी अपनी स्मेल छोड़ देंगे बेस के अंदर, ठीक। लास्ट आर्टिफिशियल इंडिकेटर में एक तो मेरी आ गई और एक थैली में कॉपी आ गई। मेरी से मिथाइल ऑरेंज जो कि RY रेड देता है एसिड के अंदर और Y येलो देता है बेस के अंदर। सिमिलरली हमारा फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन कॉपी आपको याद रखना है, थैली में कॉपी थी, कलरलेस और पिंक। आगे जो शब्द लिखे हैं याद रखना, आगे जो लिखे हैं वो सब किसके हैं, एसिड, और बाद में जो लिखे हैं वो सब किसके हैं, बेस के रिस्पेक्ट में कलर देने के बाद। होप मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई है, तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है दोस्त। चलिए शुरू करते हैं आगे का मामला और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पीएच क्या होता है, ठीक है। पीएच क्या होता है, सबसे पहली बात तो मैंने उधर आपको बताई कि एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का एग्जांपल क्या है, पीएच। सर पीएच मतलब क्या, पीएच मतलब फोटो नहीं, फोटो नहीं, व्हाट्सएप की भाषा नहीं चल रही है। पीएच मतलब कोई भी कंपाउंड कितना H+ है उसके पास, इस बात को मेजर करना कि किसी कंपाउंड के पास कितना H+ है। जितना H+ होगा ना उतनी ही एसिडिक कैरेक्टर बनेंगे। क्या कि किसी सॉल्यूशन में कितना H+ होगा उतना ही पीएच क्या होगा, उतना पीएच कम होगा और उतना ही एसिडिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ेगा। पीएच का कम होना, पीएच का कम होना एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता है और पीएच का बढ़ना बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाता है। ये बात आपको बेसिकली ध्यान रखनी है, ठीक है। पीएच क्या है सर, पीएच एक स्केल है जिसमें 0 से 14 तक की रेंजेस होती है और अलग अलग रेंजेस पे ये पता लगता है कि कोई चीज कितनी एसिड और कितनी बेस है। सर 7 नंबर पे होता है न्यूट्रल, 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिसिटी बढ़ेगी, 7 से 0 की तरफ आएंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी। समझ में आया, कहां से कहां तक। अगर मैं 7 मान लू यहाँ पर न्यूट्रल पे, तो 7 से 14 की तरफ में जाऊंगा तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा मास्टर, बहुत बढ़िया। जबकि मैं 7 से इधर आऊंगा तो एसिडिक कैरेक्टर जो है वो क्या बढ़ेगा। कितनी स्केल होती है, 0 से 14। तो क्या 14 नंबर पर सबसे ज्यादा बेसिक माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। तो क्या 0 नंबर पर या 1 नंबर पर सबसे ज्यादा एसिडिक माना जाएगा, तो बिल्कुल माना जाएगा, ठीक है दोस्त। ये सारी बातें जो मैंने आपको समझाई वो सही बातें ही लिखी हुई है। अगर किसी में H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब अगर किसी के अंदर H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब उसका पीएच कम है, मतलब वो कैसा है, एसिडिक। अगर किसी के अंदर H+ का कंसंट्रेशन कम है, किसी के अंदर H+ का कंसंट्रेशन कम है मतलब उसका पीएच क्या है, ज्यादा है, मतलब वो क्या है, उसके अंदर बेसिक कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है। तो ये कंसंट्रेशन अगर H+ के रिस्पेक्ट में है तो ही बता दोगे, बिल्कुल बता दोगे। चलिए दोस्त, क्या है पीएच का इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ के अंदर, ये समझो। सबसे पहली चीज जो आपके स्टोमक के अंदर, आप जो लाइफ प्रोसेस के अंदर ह्यूमन डाइजेशन में पढ़ते हो, स्टोमक के अंदर आपके सीक्रेट हो रहा है HCl, और HCl क्या करता है, HCl की जो पीएच है वो है 2 या 1 के आसपास। इतना हाईली एसिडिक होने के कारण वो पीएच जो बैक्टीरिया, फंजाई और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपको तकलीफ दे सकते हैं
उन सभी को मारने के काम करता है। तो आपके पेट में, स्टोमक के अंदर जो HCl है वो आपको खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा रहा है, जो आपको खतरनाक डिसीजेस कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो स्टोमक के अंदर जो HCl, उसकी एक रेलेवेंसी होगी। दोस्तों, जब आप खाना खाते हो और रात में सो जाते हो, तो रात भर आपके माउथ के अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी चलती रहती है। सर, उससे क्या हो रहा है? उस एंजाइमेटिक एक्टिविटी के चलने के कारण आपके माउथ के अंदर एसिडिटी बढ़ती चल रही है। जैसे जैसे एसिडिटी बढ़ती चलेगी वैसे वैसे आपके दांतों में सड़न बढ़ती चलेगी। ठीक है, जैसे जैसे एसिडिटी बढ़ती चलेगी वैसे आपके दांतों के अंदर सड़न जो है, डिकेइंग ऑफ टूथ, बढ़ता चलेगा। तो उसको कम करने के लिए क्या करें? सर, आप बेस लगा लो। बेस लगा लेंगे, कैसे लगा लेंगे? टूथपेस्ट के अंदर क्या है? बेस ही है। बेस लगा लेते हो आप टूथपेस्ट के रिस्पेक्ट में, तो ये भी आपकी एक क्या हो गई, इसकी डे टू डे लाइफ के अंदर इसका यूज हो गया। अच्छा, एक बात बेटा, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट PYQ जिसको आप कहते हो एंटा एसिड। PYQ बहुत भर के आ चुका है ये, और एंटा एसिड इस बार भी आएगा। क्या होते हैं एंटा एसिड? ऐसे सब्सटेंस या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि आप यूज करते हो आपकी बॉडी के अंदर जो एक्सेसिव एसिडिटी क्रिएट हुई है उसको खत्म करने के लिए। एंटा एसिड, कोई चीज एंटी होती ना, जैसे अगर कोई व्यक्ति आपसे एंटी चलता है तो आप, मतलब कोई उल्टा चलता है आपके अगेंस्ट चलता है तो आप बोलते हो ना एंटी चल रहा है। तो कहीं भी शब्द अगर एंटी लगाया मतलब उल्टा, जैसे बायोटिक, बैक्टीरिया के खिलाफ जो एंटी लड़ता है बैक्टीरिया से, उसको आप बोलते हो एंटीबायोटिक। वैसे ही जो एसिडिटी से लड़ता है उसको आप क्या बोलोगे? एंटा एसिड। एग्जाम्पल MgOH2, इसी को आप क्या कहते हो? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। याद रखना, इसी को आप क्या कहते हो? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एक एंटा एसिड है। हो पाएगा दोस्त? हो पाएगा सर, बहुत अच्छे से हो पाएगा। सारी बातें क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाओ, ये पहला एप्लीकेशन हो गया, ये PYQ है बेटा, और एंटा एसिड आता है, बार बार आता है, ध्यान रखना क्या होते हैं एंटा एसिड। पीएच ऑफ सॉइल और एसिड रेन। दोस्त, पीएच ऑफ सॉइल जो बेस्ट, तुमको एक बात ध्यान रखना, जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, ऑल नेचुरल, नोट लिख देता हूं एक बात में, जितनी भी नेचुरल चीजें हैं ना, जितनी भी नेचुरल चीजें हैं वो लगभग नियरली न्यूट्रल पीएच पर ऑपरेट करती है। न्यूट्रल पीएच पर ऑपरेट करती है, मतलब 7 के आसपास ऑपरेट करती है। चाहे ह्यूमन ब्लड हो, क्या हो? चाहे ह्यूमन ब्लड हो, ठीक, चाहे सॉइल हो, और भी जो भी चीजें आपको नेचुरल लगती है वो सभी ही 7 के आसपास पे ऑपरेट करती है। ठीक है, याद रखोगे इस बात को? बिल्कुल याद रखेंगे सर। तो चूंकि यहाँ पर सॉइल भी अच्छे से ऑपरेट कहाँ करेगी, सॉइल की मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ होगी? जब पीएच क्या होगा? 7। ठीक मास्टर, ये बात तो समझ में आ गई। तो होता क्या है? होता यह है कि जब आप डिफरेंट कंपाउंड्स, केमिकल का इस्तेमाल करते हो, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हो, तो सॉइल का जो पीएच है वो डिस्टर्ब होने लगता है। अगर ये पीएच डिस्टर्ब होने लग जाएगा तो आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। समझ में आया? तो अगर सॉइल एसिडिटी की तरफ बढ़ चुकी है तो आप उसके अंदर बेसिक मिला दो, अगर सॉइल बेसिसिटी की तरफ बढ़ चुकी है तो उसके अंदर आप कुछ एसिडिक सब्सटेंस मिला दो, जिससे उसका क्या होगा? पीएच वापस 7 के आसपास आ जाएगा और सॉइल की ग्रोथ अच्छी होने लगेगी। लास्ट और एक इंपॉर्टेंट चीज, पीएच ऑफ एसिड रेन। जनरली नेचुरल, देखो रेन जो नेचुरल होती है ना, यहाँ पे हम बात करते हैं कि नेचुरल चीजों का पीएच कितना होता है? 7 के आसपास। तो रेन भी जो होती है, एसिड रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नेचुरल रेन है उसका पीएच भी लगभग 6 से 7 के आसपास होता है। ठीक है, 6 से 7 के आसपास होता है। पर आजकल क्या हो रहा है कि चूंकि इतना पोल्यूशन हो रहा है, इतने खतरनाक H2SO4 जैसे कंपाउंड, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे कंपाउंड, ठीक है, अलग अलग गैसेस आप, एसिडिक गैसेस आप रिलीज कर रहे हो, SO2, SO3, NO2, ये सारी एसिडिक गैसेस एटमॉस्फेयर में जा रही है, और ये क्या कर रही है? एटमॉस्फेयर में एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है। बारिश के साथ यही एसिडिक एनवायरनमेंट वापस अर्थ पे आ रहा है, जिसी को आप बोल देते हो एसिडिक रेन। तो उसका पीएच क्या होता है? 6 से 7, मतलब 5 से 6 के बीच में हो जाता है, इतने 5.6 से कम हो जाता है। इससे होता है क्या है सर? इससे होता यह है कि जो भी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स है आपकी, जैसे ताजमहल हो गया, ठीक है, अलग अलग मॉन्यूमेंट्स हो गए, वो सब मॉन्यूमेंट्स डैमेज होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? आपका डैमेज करता है मॉन्यूमेंट्स। हो पाएगा दोस्त? हो पाएगा मास्टर, बिल्कुल। ठीक है, इसमें एंटा एसिड आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, इसमें पीएच इंडिकेटर, ये सारी टेबल, कौन सा रेंज किस पे है, ये टेबल ऑफ रेंजेस जो है आपको ध्यान रखनी है। सारी बातें मैंने आपको बाकी आगे की बता ही दी। ठीक है सर, ये तो एकदम क्लियर हो गया। क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट पीएच। तो HCl बेटा एक खतरनाक एसिड है, तो इसका पीएच जो होता है वो लगभग 1 से 2 के आसपास होता है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और इसका पीएच जो है वो लगभग 13 से 14 के आसपास होता है। याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे सर। टूथ दिखे स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ 5.5 से कम हो जाए अगर पीएच, मतलब एसिडिटी बढ़ जाए अगर, तो आपके दांत जो है वो डैमेज होने लगेंगे, हो जाएंगे। ये क्वेश्चन वापस सेम ही है, तो करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाओ दोस्त, बहुत अच्छे तरीके से मैं अनुमान कर रहा हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन आएंगे, साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लेते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आएगा, क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे बेटा। 3-4 तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला आपको मिलेगा
एमसीक्यू मिलेगा जो कि आपसे इंडिकेटर्स पर डायरेक्ट पूछा जाएगा, इंडिकेटर्स पे आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। दूसरा आपसे 2 या 3 नंबर के अंदर इंडिकेटर्स सारे पूछे जा सकते हैं, इंडिकेटर्स ऑल। यहाँ 1 नंबर के अंदर और क्वेश्चन भी बनेंगे इंडिकेटर्स के अंदर, कि मान लो फिनोफ्थलीन जो है उसके ऊपर बेस डाला तो कौन सा कलर आ जाएगा, सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज पे अगर एसिड डाला तो कौन सा कलर आ जाएगा, टर्मरिक एसिड के प्रेजेंस में क्या शो करेगा, चाइना रोज एसिड के प्रेजेंस में क्या शो करेगा। ये सारे 1 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे और बनेगा ही बनेगा। ठीक है, 2 से 3 मार्क इंडिकेटर्स पूछे जा सकते हैं। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर क्या होते हैं, ये आपसे 2 मार्क में पूछा जा सकता है। ठीक है, पीएच रेंज क्या होती है, पीएच रेंज क्या होती है और उसकी इंपॉर्टेंस एंड इट्स इंपॉर्टेंस आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बहुत आएंगे बेटा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। कैसे इनडायरेक्ट सर? आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पीएच से, एंटा एसिड से, एंटा एसिड से, एप्लीकेशन ऑफ पीएच से, एप्लीकेशन ऑफ पीएच से, ये सभी से आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। सर कैसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे? बेटा इनडायरेक्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिलेंगे कि हमने सॉइल के अंदर एक्सेसिव कुछ बेसिक कंपाउंड डाले जिसके कारण उसकी पीएच में कोई ना कोई चेंज आया, क्या आया हमें नहीं पता। अगर एक्सेसिव बेसिक डाले होंगे तो पीएच कहाँ बढ़ेगा, दूसरा उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या डालें। ठीक है, इस तरह के आपको एक्स वाई जेड करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको एक्स वाई जेड बताना रहेगा। हो पाएगा? ये अपने सारे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पर मार्क कर दे रहा हूँ। 100% आपको ये देखने मिलेगा बेटा, 100% आपको ये देखने मिलेगा, पूरे चांस है इसके आने के। सर बता दो फटाफट अगर पूरे चांस है तो। देख बेटा पहले तो तेरे को डायग्राम ही ध्यान होना चाहिए। तो डायग्राम के अंदर ये जो पार्ट दिख रहा है इसको तू कहता है फेलोपियन ट्यूब। क्या कहता है तू इसको? फेलोपियन ट्यूब। ठीक, ये है तेरी ओवरी, तेरी नहीं मतलब ये है तेरी ओवरी। ठीक है, चलो ये जो है मामला, ये इसको कहते हो आप यूट्रस। क्या कहते हो इसको आप? यूट्रस कहते हो इसको आप, पूरे को कहते हो यूट्रस। ठीक, ठीक है सर। ये जो है इसको आप कहते हो सर्विक्स, सर्विक्स। और ये जो है इसको आप कहते हो वेजाइना। बहुत बढ़िया, वेजाइना। ठीक सर, समझ में नहीं आ रहा है करना क्या क्या है? बेटा करना कुछ नहीं है। सबसे पहले तो तेरे को डायग्राम की स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। पहले नंबर पे ओवरी, दूसरे नंबर पे तेरी फेलोपियन ट्यूब, तीसरे नंबर पे है तेरा यूट्रस, ठीक है, चौथे नंबर पे है तेरा सर्विक्स और 5वें नंबर पे है वेजाइना। फटाफट सर इनके बारे में बता दो तो हमको समझ में आया। देख बेटा ओवरी जो है ना वो फीमेल रिप्रोडक्टिव का सबसे प्राइमरी ऑर्गन है और इस प्राइमरी स्ट्रक्चर है, और इस प्राइमरी स्ट्रक्चर से 2 चीजें होंगी। पहला तो क्या रिलीज होगा? एक्सेल रिलीज करेगी। ये पहला तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। ब्राइट कलर कोई और मिल जाएगा क्या दोस्त? ये मिल जाएगा। ठीक है, एक तो ये क्या रिलीज करेगी? एक्सेल रिलीज करेगी, और दूसरा ये रिलीज करती है कुछ हार्मोन। एग्जाम्पल, 2 तरह के हार्मोन रिलीज करती है, एक का नाम है ईस्ट्रोजन, एक का नाम है ईस्ट्रोजन और दूसरे का नाम है प्रोजेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मत लिख देना बेटा, ठीक है, ये फीमेल की बात चल रही है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात चल रही है। ठीक है, एक महाराज हमारी क्लास में ऑफलाइन यहाँ पर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन लिख के आ गए थे। ठीक है, सूझ नहीं पड़ रही उनको इतनी सी बात कि ये टेस्टिस से रिलीज होने वाले होते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब यहाँ पे तो दिमाग इतना तो बेसिक दिमाग लगा लेते वो महाराज, बट वो इतना वो जानबूझ के लिख के आए, कैसे लिख के आए मैं नहीं जानता हूँ। बाकी ऐसे ऐसे रहते हैं, है ना, कम खुदा नहीं रहते आजकल लोग, ऐसे रहते हैं हीरो। एक से समझ में आया? 2 काम है इसका। ये हार्मोन क्या करते हैं? देखो इन हार्मोन का काम है, अलग अलग काम है, मतलब बेसिकली अगर मैं कॉमन बात कर दूं तो इन हार्मोन का काम है, एक तो प्यूबर्टी हिट करवाते हैं, दूसरा लेक्टेशन। ठीक है, ये इनका काम है। प्यूबर्टी ईस्ट्रोजन के कारण प्रोजेस्टेरोन लेक्टेशन भी आपका होगा। फेलोपियन ट्यूब का है, एक बार ये जो एक्सेल रिलीज हुए, मैं मान लेता हूँ ये एक्सेल ये है, ये एक्सेल रिलीज होकर कहाँ आ जाएंगे? फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाएंगे। तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर आपके एक्सेल आ गए। फेलोपियन ट्यूब क्या है? वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यही इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। क्या है दोस्त रोल इसका? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सर फर्टिलाइजेशन मतलब जहां पर मेल का स्पर्म मीट करेगा किससे? फीमेल के एग सेल से। किससे मीट करेगा दोस्त? फीमेल के एग सेल से मीट करेगा, जहां पर मेल का स्पर्म। उस साइट को हम क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब। साइट मतलब जगह, ठीक है, वो प्लेस। तो प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? फेलोपियन ट्यूब। ये एक सेल यहाँ पर आया, यहाँ से आपका स्पर्म जो है वो चढ़ के आ रहा है, और यहाँ पे एक ये और एक दूसरा हमारा ले लिया मैंने ये, ठीक है, ये दोनों यहाँ पर मिल गए
और यहाँ पर हुआ फर्टिलाइजेशन। जिस जगह पर फर्टिलाइजेशन हुआ उसी को आपने क्या बोल दिया, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है सर, समझ में आ गया। इसके बाद ये क्या चीज है सर, यूट्रस। यूट्रस के अंदर क्या बातें ध्यान रखनी बेटा, 2-3 बातें ध्यान रख। यूट्रस जो है ना, उसकी वॉल को आप कहते हो एंडोमेट्रियम। क्या कहते हो दोस्त, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ठीक है सर, समझ में आ गया। उसके बाद क्या, ये जो वॉल है इसी को आप क्या कहते हो, एंडोमेट्रियम। यूट्रस के अंदर क्या होता है बेटा, इम्प्लांटेशन होता है। सर इम्प्लांटेशन मतलब, इम्प्लांटेशन मतलब फिक्सिंग ऑफ एम्ब्रियो इन वॉल ऑफ यूट्रस, एम्ब्रियो इन वॉल ऑफ यूट्रस, फिक्सिंग ऑफ एम्ब्रियो इन वॉल ऑफ यूट्रस। ये कहाँ हो रहा होगा, ये हो रहा होगा दोस्त अपने यूट्रस की वॉल में। यूट्रस की वॉल का नाम क्या है, एंडोमेट्रियम। यहाँ पर जाइगोट से फाइनली चीज काय में डेवलप होके सेट हो जाती है, एम्ब्रियो से एम्ब्रियो में डेवलप होके हो जाती है। जब यहाँ पर जाइगोट ये बना तो ये जाइगोट आगे आएगा, ठीक है, ये फर्दर डेवलप होगा, डेवलप होते 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 कहाँ सेट हो जाएगा, यहाँ पर इसकी वॉल के अंदर। तो जाइगोट जो है वो पहले डेवलप होगा, जाइगोट के बाद डेवलप होगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद ठीक है लार्ज सेल्स एम्ब्रियो। ठीक है, अलग अलग स्टेजेस होती हैं, पर वो स्टेजेस अभी आपके काम की नहीं है। अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद डिफरेंट स्टेजेस बनती चलेगी। माइटोसिस चलता चलेगा, डिवीजन 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, अलग अलग सेल डिवाइड होते चलेंगे और फाइनली कहाँ सेट हो जाएंगे, एंड्रोमेट्रियम में। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, इम्प्लांटेशन। सर्विक्स क्या है, सर्विक्स जो है वो वेजाइना बिटवीन वेजाइना एंड यूट्रस, यूट्रस एक स्मॉल ओपनिंग है, ठीक है, स्मॉल ओपनिंग। ठीक, वेजाइना क्या है, ये एक आउटर मोस्ट ओपनिंग है, आउटर मोस्ट ओपनिंग है जो कि क्या करता है, पाथवे फॉर स्पर्म एंड मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, स्पर्म के लिए और मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के लिए पाथवे प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये सारी चीजें आपको, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये हमारा क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। क्लियर है एकदम दोस्त, सारी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, सारी बातें मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर समझा दी है। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है ये हम सेपरेटली अगर जान लेंगे एक आने वाली किसी सीरीज के अंदर। ठीक है दोस्त, फीमेल रिप्रोडक्टिव सारे पार्ट बना दोगे, सारे स्ट्रक्चर बना दोगे, समझा दोगे, 100% क्वेश्चन आएगा बेटा, 100%। डायग्राम से आने की पूरी संभावना है, तो डायग्राम याद रखो और जो जो पॉइंट मैंने मार्क किए हैं एटलीस्ट वो पॉइंट ध्यान रखो। एम राइटिंग मेरी थोड़ी बहुत ज्यादा सुंदर है, पर एग्जाम आपको देनी है, मुझे नहीं देनी, तो आपने सुधार लो। ठीक है, चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है अपना क्या क्या क्वेश्चन आएंगे मास्टर, यहाँ से बता दो। ठीक दोस्त, क्वेश्चन सुन क्या क्या आएंगे बेटा। क्वेश्चन आएंगे तेरे पास, पहला डायग्राम से देखो क्वेश्चन आएगा, ठीक, डायग्राम से देखो क्वेश्चन आएगा। दूसरा तेरे को क्वेश्चन आएगा लेबलिंग से, देखो क्वेश्चन आएगा, लेबलिंग से देखो क्वेश्चन आएगा। दूसरा तेरे को क्वेश्चन आएगा, डायग्राम बनाने में भी आ सकता है, ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है डायग्राम, ठीक। पार्ट्स एंड देयर फंक्शन, ठीक है, पार्ट्स एंड देयर फंक्शन से देखो क्वेश्चन आएगा, पार्ट्स एंड देयर फंक्शन से देखो क्वेश्चन आएगा। हॉर्मोन्स से देखो क्वेश्चन आएगा, हॉर्मोन्स से देखो क्वेश्चन आएगा। और साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन क्या होता है, यहां से भी देखो क्वेश्चन आएगा। ये सारे तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं तेरे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर से। क्लियर दिख रही है सारी बातें, दिख रही है सर, बहुत बढ़िया तरीके से दिख रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट जल्दी समझते हैं अपने आगे के टॉपिक। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। हालांकि अभी जो समय है वो थोड़ा सा चिंता वाला है। चिंता वाला इसलिए है कि अभी सब तरफ से क्या आ रहा है, सब तरफ से पढ़ाई 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 पढ़ाई, जहाँ देखो वहां पढ़ाई। एक तो जो नहीं पढ़े सालों तक वो भी चाह रहे हैं कि भाई हम अब पढ़ ले, ठीक है, तो वो भी एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अभी तक जो गुंडाई करते थे, दादागिरी करते थे, मारा घुटी करते थे, ठीक है, वो भी अब पढ़ना चाह रहे हैं। और दूसरा ये कि जो बिल्कुल खत्म है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते वो तो नहीं ही पढ़ना चाहते, और जो पहले से पढ़ रहे थे वो थोड़ा और दम लगा रहे हैं। तो इससे क्या एटमोस्फेयर क्रिएट हो गया पढ़ाई 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 का। बट आपको चिल रहना है, पढ़ाई एक एग्जाम है, उस एग्जाम तक ही उसे सीमित रखना है, उस चीज को अपनी जिंदगी नहीं बना लेना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ज्यादा टेंशन में नहीं आ जाना है, कुछ नहीं हो जाता। हाँ, बस इस बात का ध्यान रखना है कि क्या मैंने मेरा 100% दिया, क्या मैंने मेरा आउटपुट पूरा दिया। एक बार अगर उतना आउटपुट आपने दिया है, फिर मजे करो, मस्त हंसो कूदो, परेशान करो अपने छोटे भाई बहन को, हाथापाई करो, पानी वानी मंगाओ उससे, ठीक है, चलते फिरते मारते रहो उसको, खेलते रहो, ठीक है।
तो आनंद लेते रहो, हंसी मजाक करते रहो और मस्त इन्वायरमेंट रखो। ज्यादा चिंता से ना तो सॉल्यूशन आएगा, ना ही आपके नंबर में 70 आ रहे थे तो 75 हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। 70 से 63 जरूर हो जाएंगे, इस बात की संभावना है। ठीक है दोस्त, तो मस्त रहो, चिल रहो और आनंद से पढ़ो, मजे करते रहो। समझ में आ गई बात? लेकिन पढ़ते जरूर रहो। इसका यह मतलब नहीं सर ने कह दिया मस्त रहो भाई, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, आनंद करो, ये भी नहीं है। मस्त रहो, चिल रहो, बट बिना चिंता के पढ़ो, लोड लेके मत पढ़ो। जितना हो अच्छे से हो, पूरा हो, कंप्लीट हो। और आपको जितना लग सकता है कि मैं इतना कर सकता हूँ, एटलीस्ट उतना तो करो। थोड़ा थोड़ा खुद को पुश करो, बट खुद को परेशान ना करो, इतनी सी बात। ठीक है, चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं फटाफट। थर्माइट रिएक्शन, बेटा मैं लिख देता हूं आगे की बात, मैं लिख देता हूं यहाँ पे एक बात कि न जाने क्यों मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि ये रिएक्शन आ रही है। दूसरी बात, ये रिएक्शन पीवाईक्यू के रूप में बहुत बार पूछी जा चुकी है ऑलरेडी, हजारों बार पूछी जा चुकी, हजारों बार। कितनी बार पूछी जा चुकी दोस्त? हजारों बार। सर होती क्या है थर्माइट रिएक्शन? बेटा कुछ भी नहीं है, एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। किसके बीच में? आयरन ऑक्साइड मतलब फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के बीच में एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। चूंकि हमारा जो एल्यूमिनियम है वो आयरन को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, और डिस्प्लेस करने के कारण बन जाता है आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सर कैसे डिस्प्लेस कर देता है? एक चीज पढ़ी होगी तूने, रिएक्टिविटी सीरीज। उस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो नीचे आता था वो दबंगई होता था, पावरफुल होता था, जबकि जो नीचे आता था वो थोड़ा सा कम पावरफुल होता था, जो ऊपर आते थे वो थोड़े से पावरफुल होते थे। जैसे सोडियम से शुरू हो रहा था मामला, तो सोडियम जो है वो ठीक ठाक रिएक्टिव है। फिर नीचे नीचे गोल्ड सिल्वर आते थे तो रिएक्टिव नहीं होते थे। तो हम ये मानते हैं कि जो ऊपर वाले हैं वो नीचे वालों को क्या कर देंगे? डिस्प्लेस कर देंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये एल्यूमिनियम जो है ना, ये आयरन से ऊपर पाया जाता है, और ऊपर पाए जाने के कारण Fe2O3 से एल्यूमिनियम Fe2O3 को से आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, और खुद किसकी जगह ले लेगा? आयरन की जगह ले लेगा, और बना लेगा कंपाउंड Al2O3। सर इससे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यूजुअली एक्सोथर्मिक होती है दोस्त। कैसी होती है? एक्सोथर्मिक, मतलब बहुत सारी क्या निकलती होगी? हीट। जब भी एल्यूमिनियम Fe2O3 से आयरन को डिस्प्लेस करेगा तो बहुत सारी क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। उससे क्या होगा सर? इतनी हीट निकलेगी, इतना टेम्परेचर बढ़ेगा कि आयरन ही पिघल जाएगा, और आयरन पिघल जाएगा मतलब मोल्टन स्टेट में आ जाएगा। तो उस पिघले हुए आयरन को आप यूज कर सकते हो। कहाँ यूज कर सकते हो? आप यूज कर सकते हो उसको दो पटरियों को जोड़ने में, आप यूज कर सकते हो लोहे के काम में। अगर आपने देखा होगा पहले के टाइम पे, मुझे ध्यान नहीं आजकल इतना वो दिखता है कि नहीं दिखता है, ऐसे लोग वो लेके बैठे रहते हैं, ठीक है, और वो जो अपने लोहे का काम करते हैं ना, वो ऐसा लेके बैठे रहते हैं मास्क, उसके ऊपर कांच लगा होता है ऐसा पट्टी पे, और वो कुछ ना कुछ जोड़ रहे होते हैं। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो वहां पर Fe2O3 में एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस करके Al2O3 बनवा रहे हैं, और उस हीट से जो मोल्टन हमारा आयरन निकला है उसको वहां जगह फिल करने के काम ले रहे हैं। तो मोल्टन मतलब समझो पिघला हुआ लोहा बनाने के लिए रिएक्शन है, और वो पिघला हुआ लोहा एक बार आप कहीं पे लगा दोगे, वो जब ठंडा हो जाएगा तो वो फिक्स हो जाएगा। तो अलग ऐसी सारी लोहे की चीजें, मेटल की चीजें टूट गई है, उनको जोड़ने में, जैसे पटरियां टूट जाती है, उनके बीच में क्रैक आ जाता है, तो उसे जोड़ने के लिए कौन सी रिएक्शन होती है? थर्माइट रिएक्शन। क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है दोस्त? थर्माइट रिएक्शन पहली तो एक्सोथर्मिक है, क्योंकि उसकी रेलेवेंसी ही एक्सोथर्मिक से है। सारी बात लिख दी और यही समझ में नहीं आया कि एक्सोथर्मिक है तो कैसे हुई, ये एक्सोथर्मिक ही समझ में नहीं आया तो फिर सब मैटर खत्म हो जाएगा। तो थर्माइट रिएक्शन की मेन रेलेवेंसी है एक्सोथर्मिक के अंदर। एक्सोथर्मिक से क्या मालूम पड़ रहा है सर? बहुत सारी हीट निकल रही है। देखो ये भर भर के ज्वाला मैंने बनाया यहाँ पर, और इतनी हीट निकल रही है, इतनी हीट निकल रही है, इतनी हीट निकल रही है कि इस हीट से टेम्परेचर जो है ना वो बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है। इतना टेम्परेचर क्रिएट हो रहा है कि आयरन जो है वो काय में आ जा रहा है? मोल्टन स्टेट में। और एक बार आयरन जो है वो मोल्टन स्टेट में आ जा रहा है तो फिर उसका आप यूज कर रहे हो, ठीक है, चीजों को ज्वाइन करने में, ठीक है, यूज टू ज्वाइन डिफरेंट थिंग्स। ठीक दोस्त, ये आपका क्या हो गया? थर्माइट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है थर्माइट रिएक्शन एक। दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत सारी हीट निकलती है, वेरियस एप्लीकेशन है उसके। क्वेश्चन ये आ सकता है, और क्वेश्चन ये आया है पीवाईक्यू, क्वेश्चन ये आया है कि क्या थर्माइट रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन है? क्या थर्माइट रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन है? सर बिल्कुल एक रेडॉक्स रिएक्शन है। बता कैसे? रेडॉक्स मतलब जिसमें रिडक्शन भी हो रहा होगा और ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है? सर हो रहा है, एल्यूमिनियम जो है सर ऑक्सीजन को ले रहा है, मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन किया है, तो एल्यूमिनियम का क्या हो गया सर? ऑक्सीडेशन। सर आयरन ने ऑक्सीजन को लूज किया तो आयरन का क्या हो गया? रिडक्शन। तो चूंकि इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे दोस्त। इसके क्या क्या यूज है समझ ले, ठीक है। रिडॉक्स क्या होता है समझ में आता है ना, जिसमें दोनों चीजें हो रही है, जैसे विराट प्लस अनुष्का विरुष्का होते थे, वैसे रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा? रिडॉक्स हो जाएगा। जैसे तुमने भी अपने नाम अभी तक किसी न किसी के साथ जोड़ी लिए होंगे, हालांकि वो बात अलग है, अभी तुम 10वीं में हो, बट फिर भी मैं देख रहा हूँ कि आजकल हमारे टाइम के 6th 7th के बच्चे
और आज के 6th-7th के बच्चों, आज के 6th-7th के बच्चे कॉलेज के बच्चे हो चुके हैं। हमारे 6th-7th के बच्चे बेचारे 3rd-4th के बच्चे ही थे, बट आज के तो कॉलेज के बराबर हो गए। तो तुमने भी जैसे नाम जोड़ ही लिया होगा, वो नाम भी यही जुड़ रहा है। ठीक है दोस्त, ऐसे रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है? रिडॉक्स। देख लेना यहाँ पर वेडिंग और वेल्डिंग, और वेडिंग नहीं, हाँ ये वेल्डिंग है। वेडिंग बोले सर नाम जुड़ रहा था तो क्या पता ये वेडिंग ही ना लिखा हो, वेल्डिंग है बेटा, वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स, रिपेयरिंग ऑफ हेवी मशीनरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा दिल कह रहा है बार बार की रिएक्शन 100% आएगी। थर्माइट रिएक्शन छोड़ना ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए ये रिएक्शन नहीं छोड़ना है आपको, बार बार मैं आपको ये दोहरा रहा हूं। ठीक है, चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अपन नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अपने एक्वारेजिया। एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, 100% आने की संभावना। ओ चल भाई, ओ चल भाई, 1 0 आई नहीं था, 10% हो जाता, अभी 1 0 में मैटर खत्म हो जाता। ठीक है, चलो समझो बेटा एक्वारेजिया क्या है। बेटा एक्वारेजिया एक खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है। सर बनता कैसे? बनता दो चीजों से। पहले का नाम है HCl, दूसरे का नाम है HNO3। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। सर होता क्या है इसमें? 3:1 के अंदर आप HCl और HNO3 को यूज करते हो। देखो HCl और HNO3 को आपने किस रेशियो में यूज किया है? 3:1। 3 कौन? सर HNO3 होता है 3, HCl कितना होता है? सर 1 होता है HCl। ठीक है, सॉरी HCl होता है अपना 3 और 1 कौन होता है? अपना HNO3। होगा क्या इससे? ये इतना खतरनाक सब्सटेंस है कि ये अच्छे से अच्छे को पिघला देता है। ठीक है, तो अच्छे से अच्छे को पिघला देने वाला व्यक्ति है। अच्छे से अच्छा कौन? बेटा गोल्ड, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब हेवी लोग हैं। ये हेवी लोग अकेले एसिड से नहीं रिएक्ट करते। डू नॉट रिएक्ट विथ HCl या HNO3 सेपरेटली। सेपरेटली तो ये HCl या HNO3 से इतनी रिएक्शन शो नहीं करेंगे, लेकिन जब HCl प्लस HNO3 के मिक्सचर में इनको डाल देंगे ना तो ये पिघल जाएंगे। ठीक है, बट एक्वारेजिया डिसॉल्व देम, बट एक्वारेजिया डिसॉल्व देम, ठीक है दोस्त, समझ में आ गया? तो यही हमारा क्या है? एक्वारेजिया। हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा सर। तुमने अगर देखा हो बीच में एक न्यूज बनी थी, लोग क्या कर रहे थे, जगह जगह जा रहे थे, मतलब जो ऐसा गिरोह पकड़ा गया था, एक कहाँ पकड़ा गया था मुझे याद तो नहीं है, बट स्कीम देखो लोगों को क्या करते हैं। एक्वारेजिया ले गए और लोगों को बुला बुला के बोलते थे कि हम आपका गोल्ड और हम आपका जो मतलब जो सोना है आपका, उसको हम चमका देंगे। चमका देने वो सोने के अंदर डुबाते थे और सोना जो है वो पिघल के बाहर आ जाता था। तो चूंकि अंदर वाली परत निकल के बाहर आती थी तो लोगों को लगता था कि यार हमारा गोल्ड जो है चमक गया, बट एक्चुअल में उसके गोल्ड की वेट खत्म हो गया, क्योंकि जो गोल्ड है वो पिघला के उस एक्वारेजिया सब्सटेंस के अंदर आ जाता था। ठीक है, फिर उसका वो यूज करते होंगे अपने हिसाब से, तो वेट खत्म होता चलता था गोल्ड का इस एक्वारेजिया के, और लोगों को लगता था कि यार वह शाइनिंग का कोई सब्सटेंस होगा, पर अल्टीमेटली वो एक्वारेजिया था। ठीक है, तो अगर कोई ज्यादा चे करे और गोल्ड के नाम पे तो एक्वारेजिया दिखा देना। हालांकि अभी तो गोल्ड के बहुत ज्यादा भाव बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अपने एक्वारेजिया के भी भाव बढ़ने चाहिए इस मान से तो। ठीक है, चलो चलो दोस्त आगे, मैं बहुत ही फटा जोक था बट ठीक है झेल लो। ठीक है, चलो समझ में आ गई, साइंटिफिक जोक था थोड़ा कंसेप्चुअल। याद रखना, एक तो कोरेसिव और वोलेटाइल नेचर होता है इसका, ठीक है, दूसरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर है। बेटा एक क्वेश्चन आएगा तेरे को, क्वेश्चन तेरे को ये आएगा कि क्या कोरोसिव नेचर, ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसके कारण आ रहा है? ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसके कारण आ रहा है? बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर आ रहा है HNO3 के कारण, HNO3 के कारण। ये बात तू बिल्कुल मत भूलना। क्लियर है? बाकी सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई जो मैंने तुमको समझा दी। मास्टर ये जो दोनों बातें आपने बताई इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे एक बार समझा दो बेटा। तो क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? सबसे पहली चीज तेरे को पूछेंगे थर्माइट रिएक्शन क्या होती है, ठीक। दूसरी चीज तुझे रिएक्शन लिखने बोलेंगे और बैलेंसिंग करने बोलेंगे, तो तू बैलेंस कर ही देगा, बहुत राजा बेटा है तू, एक नंबर तरीके से बैलेंस करके बता ही देगा, ठीक। दूसरा तुझसे पूछेंगे कि थर्माइट रिएक्शन के यूजेस क्या है, थर्माइट। इनडायरेक्ट क्वेश्चन तुझसे थर्माइट रिएक्शन से पूछ सकते हैं, कि एक आयरन जो है उसको डिस्प्लेस कर देता है एक कंपाउंड जिसका नाम है X, और फिर उसका यूज किया जाता है वेल्डिंग में। बताओ X क्या है, इस तरह के इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तुझसे पूछा जाएगा बेटा कि एक्वारेजिया का फॉर्मूला क्या है, एक्वारेजिया का फॉर्मूला तुझसे पूछा जाएगा। फॉर्मूला के साथ साथ तुझसे भी पूछा जाएगा कि रेशियो क्या है और किसका है। तुझको पूछा जाएगा कि किसके कारण ऑक्सीडाइजिंग नेचर आता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसके कारण डेवलप हो रहा है एक्वारेजिया में, एक्वारेजिया के अंदर। ठीक है दोस्त, रिएक्शन यहाँ पे भी पूछ सकता है तुझसे, एक्वारेजिया की भी तुझसे क्या पूछ सकता है, रिएक्शन पूछ सकता है।
ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो बन सकते हैं मैंने तेको बता लिए। ठीक है दोस्त, कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और वो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। लास्ट टॉपिक है अपना, आज का लास्ट टॉपिक है बेटा। देखो सबसे पहले क्या क्या क्वेश्चन तुझे बनेंगे। पहला तो तुझे बनेगा प्रोसेस, दूसरा तुझसे बनेगा डायग्राम, तीसरा तुझसे बनेगा लेबलिंग। क्या होती है फटाफट समझ। देख, जो ये बाहर के जो खूबसूरत पत्ते दिख रहे हैं इनको तू बोलता है पेटल। ये पेन घुमा लेने, इधर से अच्छा लिखा था। इसको तू क्या बोलता है? पेटल। पटेल साहब नहीं है ये, पेटल साहब है। ठीक है, पटेल नहीं है, पेटल है। ठीक, इसको आप बोलते हो सेपल। क्या बोलते हो इसको आप? सेपल। ये जो हरे हरे निकल रहे हैं ना, इसको आप बोलते हो सेपल। ठीक, ये जो है दोस्त, ये इसको आप बोलते हो एंथर। क्या बोलते हो? एंथर। पैंथर नहीं, एंथर। ये जो स्टॉक निकली हुई इसको आप बोलते हो फिलामेंट। क्या बोलते हो? फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट को आप बोल देते हो स्टेमन। ठीक है, ये जो है इसको आप बोलते हो स्टिग्मा। क्या बोलते हो दोस्त? स्टिग्मा। इससे जो ट्यूब निकली है इसको आप बोल देते हो स्टाइल। क्या बोल देते हो दोस्त? स्टाइल। स्टाइल मारने वाली स्टाइल। और ये जो चीज है, ये इस पूरे स्ट्रक्चर को आप बोल देते हो ओवरी। क्या बोल देते हो? ओवरी। ठीक सर, समझ में आ गया। बताओ फटाफट क्या काम करते हैं। देख बेटा, स्टेमेन जो है ना, अच्छा एक चीज वो पिस्टिल में 3 चीजें आती है। पिस्टिल में 3 चीजें आती है। पिस्टिल है फीमेल पार्ट। क्या है पिस्टिल? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये आरपी मतलब आरपी सिंग नहीं है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके अंदर स्टिग्मा आ जाएगा, इसके अंदर स्टाइल आ जाएगा, और इसके अंदर ओवरी आ जाएगी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अच्छा, ओवरी के अंदर तुमको ये जो दिख रहा है ना, ये इनको कहते हो आप ओव्यूल। क्या कहते हो इनको आप? ओव्यूल। ठीक, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और ये स्टेमेन जो है ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या है बेटा? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके अंदर एक एंथर है और एक क्या है? फिलामेंट। इस एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है? इस एंथर के अंदर आपके प्रेजेंट है पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में क्या है आपका? मेल गेमेट है। पोलन ग्रेन में आपका क्या है? मेल गेमेट। ओव्यूल के अंदर आपका क्या है? यहाँ पर आपका मिल जाएगा फीमेल गेमेट। यहाँ पे आपका क्या है? फीमेल गेमेट। दिख रहा होगा, छुप गया होगा इसके पीछे। तो ये आपका हो गया फीमेल गेमेट, ये आपका हो गया मेल गेमेट। सर कराना क्या है? कराना बेटा इनके बीच में आपको फ्यूजन है, फर्टिलाइजेशन कराना है। देख, सबसे पहले क्या होगा, ये जो एंथर है इसमें जो पोलन ग्रेन है वो आके सरफेस पाएंगे, जिसको आप बोलोगे स्टिग्मा। स्टिग्मा से वो नीचे 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 आते जाएंगे, स्टाइल को फॉलो करते आएंगे ओवरी में, और ओवरी के अंदर ओव्यूल में आएंगे, और ओव्यूल के अंदर होगा फर्टिलाइजेशन। समझ में आया तेरे को? ठीक। स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा है लैंडिंग सरफेस। लैंडिंग सरफेस किसके लिए? फॉर पोलन ग्रेन, फॉर पोलन। ठीक है सर, एंथर फिलामेंट हो गया। ओवरी के अंदर क्या है? कंटेन्स ओव्यूल। कंटेन ओव्यूल। ओवरी के अंदर ही क्या होता है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। याद बताओ, एक क्वेश्चन का जवाब दो। फीमेल ह्यूमन के अंदर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ था? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर। याद करो, फेलोपियन ट्यूब में होता था। यहाँ पर कहाँ हो रहा है? ओवरी के अंदर। सेपल क्या है? सेपल है प्रोटेक्टिव। सेपल के बारे में सेपरेट लिख दूंगा। स्टाइल क्या है? ट्यूब है, एक ट्यूब है कनेक्टिंग, ट्यूब कनेक्टिंग स्टिग्मा टू ओवरी। ठीक है दोस्त। पेटल क्या है? कलरफुल पेटल्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। ठीक। सेपल क्या है? सर सेपल जो है ना वो प्रोटेक्टिव वल है। प्रोटेक्टिव वल कैसे है? प्रोटेक्टिव वल सर, प्रोटेक्टिव वल इसलिए है क्योंकि जो सेपल है वो प्रोटेक्ट कर रहा है। देखो ये बीच में ओवरी है, इस ओवरी को प्रोटेक्ट कर रहा है कौन? ये सेपल। और इनका काम क्या है? इनका काम, ये जो पेटल है इनका काम है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना फॉर पोलिनेशन। पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट को क्या करना? अट्रैक्ट करना, ये इनका काम है। ठीक है, ये स्टिग्मा अलग है और ये इसका काम समझ ही दिया मैंने, पेटल अलग है। समझ में आ रही होगी सारी बात। सेपल एक प्रोटेक्टिव वल है जो कि प्रोटेक्टिव वल फॉर ओवरी, ओवरी को प्रोटेक्ट करके रखता है ये सेपल। ठीक है दोस्त, सारे पॉइंट क्लियर हो गए? पॉइंट नहीं, सारे पॉइंट क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ये डायग्राम तेरे को आएगा और तेरे को बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर याद नहीं हुआ तो तेरे साथ थोड़ी समस्या हो सकती है दोस्त। ठीक है दोस्त, ठीक है। फटाफट प्रोसेस समझ लो। प्रोसेस क्या होती है रिप्रोडक्शन की? प्रोसेस क्या होती है देख। ओ सर इधर हटो भाई साहब। देख बेटा, सबसे पहले क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन मतलब पोलन ग्रेन जो है
वो लैंड करेंगे कहाँ पर, स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आएंगे, तो स्टिग्मा पर आने के बाद वो स्टाइल के थ्रू कहाँ चले जाएंगे, स्टाइल के थ्रू चले जाएंगे ओवरी में। और ओवरी में क्या होगा, ओवरी में होगा फर्टिलाइजेशन। ओवरी में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। और ओवरी में फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप हो जाएगा जाइगोट या एम्ब्रियो। ठीक, समझ गया। ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया शॉर्ट में, और ये सारी आपकी प्रोसेस जो है और सारे जो फीचर्स हैं वो आपके कंप्लीट हो गए। एक चीज इंपॉर्टेंट और लास्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है वो समझ, इंपॉर्टेंट बात समझ। ओवरी जो होती है ना वो बना लेती है आपकी फ्रूट। क्या बना लेता है आपका, फ्रूट। ओव्यूल जो होता है वो बना लेता है आपका सीड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो तुझे याद रखनी है। ओवरी क्या बनाती है दोस्त, फ्रूट बनाती है। ओव्यूल क्या बनाता है दोस्त, सीड बनाता है। ठीक है, समझ में आएगा। अच्छा, बाइसेक्सुअल फ्लावर, दो तरह के फ्लावर होते हैं। ऐसे फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों हो, और ऐसे फ्लावर जिसके अंदर सिर्फ मेल या फिर फीमेल हो। एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है पपाया या वाटरमेलन। वाटरमेलन। इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड या हिबिस्कस, गुड़हल, हिबिस्कस या मस्टर्ड। ये भी क्वेश्चन तुझसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। ओवरी क्या बनाती है और ओव्यूल क्या बनाता है। फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवरी जो है, मतलब ये समझो कि हमारी ये थी, ये हमारी ओवरी थी और ये हमारे थे ओव्यूल। तो अब डेवलप होने के बाद ये जो बन गया, ये बाहर से बन जाएगा फ्रूट, और फ्रूट के बाहर अंदर जो ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बना, इस ओव्यूल ने क्या बना लिया, सीड बना लिया। ठीक, ये हमारा कंप्लीट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सारे स्ट्रक्चर आपको क्लियर होंगे, सारा मामला आपको क्लियर होगा। ठीक है, सारी बातें आपको क्लियर होंगी। देख लो आराम से, एक बार समझ लो, सारी चीजें आपको मैंने समझा दी है, सारे टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया, मस्त सेशन रहा आपका आज का, मस्त आनंदित सेशन रहा। जल्दी हम अगले सेशन के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मजे करिए, आनंद करिए, और ज्यादा लोड नहीं लेना, चिंता नहीं करना, बस अपना 100% दिया, बाकी मौज मारो। ठीक है दोस्त, चलो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।